बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, प्रोग्राम फेस टू फेस लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। आज मेरी मेन होस्ट फ़िज़ा रियाज साहिबा ट्रैवल कर रही हैं, इसलिए आज मेरे साथ नहीं है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में साथ होंगी। नाज़रीन, ईद कुर्बा ख़त्म हो गई। कुछ लोगों ने खुशी से और कुछ ने गम से, मुश्किल से ईद बनाई, लेकिन कुर्बानी का जज्बा हमारे दिलों में हो तो ज़िंदगियाँ आसान मज़ीद हो जाती है। इसलिए हमने आज सोचा कि हम कलाम की ताकत से बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी के आसान हो सकते हैं और कलाम पाक से आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सामिया खां और मौज़म खां पामिस दोनों हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुश आमदीद करता हूँ इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत डॉक्टर जवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए। ईद कुर्बान तो ख़त्म हो गई और किसी ने खुशी से मना ली, किसी ने गम से मना ली, और किसी ने कुर्बानी 10 लाख की कर ली, किसी ने 1 लाख की कर ली, और कोई बेरोज़गार था, उसकी नौकरी चली गई थी, उसने कुर्बानी नहीं की। वो सोचता रहा कि मैंने तो कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश नहीं कर सका। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अल्लाह का फेवरेट बनने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह हमसे राज़ी कैसे होता है डॉक्टर साहब? अल्लाह आपसे हर वक्त राज़ी है। उसने जब आपको बनाया था वो तो उस वक़्त ही राज़ी था। अगर आप कोई भी फ़ेल सिर्फ़ इसलिए लेते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतनी हया रखते हैं कि अल्लाह नाराज़ तो नहीं होगा, अल्लाह की मंशा के या अल्लाह के प्यारे नबी की मंशा के ख़िलाफ़ तो नहीं है, तो ये इबादत शुरू हो जाती है। तो मिनिमम ये अदल है। अगर आप अपना हक़ भी किसी वक्त छोड़ देते हैं या किसी दूसरे की मदद करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह खुश होगा, तो ये एहसान है और ये इबादत भी है। इसे आप सदका, खराज, ज़कात जो भी कह लें। लेकिन अगर आप अपना हक़ ही दे देते हैं, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की थी वो भी दे देते हैं, जैसे एक ही खजूर है और 3 दिन से आप भूखे हैं, आप खाने लगे हैं और कोई आ गया और उसने कहा कि जी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और आपने प्यार से उसको वो खजूर पेश की है, बताया भी नहीं कि मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ, और पानी या नमक से रोज़ा खोल लिया है, ये कुर्बानी है। तो अगर कुर्बानी आपने अपने नफ्स की कर दी, अना की कर दी, आपने अपने प्यारों की हुब्बत होते हुए भी सच्ची गवाही दे दी और हक़ और सच पे डट गए, चाहे जान जाए, माल जाए, औलाद जाए, तो ये कुर्बानी है। और इसी पे फिर दीद होती है जब ईद होती है। दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। आजकल के दौर में हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? मतलब स्पेशली आप देखें, व्हेन यू फेस नेगेटिविटी एंड आप तनकीद बराए तनकीद एक बंदा करता जा रहा है हर वक्त। बहुत से लोग इल इंटेंशन से भी आपको रोब डाल रहे होते हैं, आप पर चढ़ जाते हैं। तो हाउ डू यू डू इट? आप कैसे उनसे बचेंगे? आप क्या करेंगे? आप मुझे कह रहे हैं आप पॉजिटिव रहे, जबकि तनकीद बराए तनकीद मेरे ऊपर होती जा रही है। डॉक्टर साहब, कायनात में सबसे बड़ी मुस्बत पोल जो है वो अल्लाह है और मनफी पोल शैतान है। तो अगर आप अल्लाह से जुड़े रहें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के असल मकसद पे डटे रहें, ठीक है, तो अगर आप अपनी ला कर देंगे, अपनी जान माल की आपको परवाह नहीं होगी, लेकिन आप हक़ पे डटे रहेंगे, उस पॉजिटिव फोर्स से जुड़े रहेंगे, आप अगले बंदे की तनकीद से नहीं डरेंगे। अगर आप सच्चे हैं, आप हक़ पे हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं होगी कि मुकाबले पे आपके अमेरिका है या रूस है या चीन है या कितनी बड़ी फ़ौज है या नहीं है या बंदूक है या डाकू है। आप अपने हक़ पे डट जाएँ। यही अल्लाह के बंदों ने, मौला अली ने सिखाया। यानी आप कह रहे हैं कि मुझे जो समझ आ रही है बातों की, कि आप कह रहे हैं एक तरफ कि अपने आप से प्यार करो, दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि खुद को ज़ीरो कर लो। अगर मैं खुद को ज़ीरो कर लूँ, अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश को मैं दबा दूँ, मैंने ज़ीरो कर लिया, मैंने मान लिया। दूसरी तरफ, दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो उसमें फिर मैं जुल्म हो रहा है। अगर मेरे पे, मैं अपने आप को प्यार कर रहा हूँ, आप कहते हैं अपने आप से प्यार करो, और साथ कहते हैं ज़ीरो कर। ये दो मुतज़ाद चीज़ें नहीं है। मैं कैसे ज़ीरो करता हूँ अपने आप को और फिर कैसे अपने आप को प्यार करूँगा? डॉक्टर साहब, नहीं, ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो यही है, अपने आप से प्यार यही है कि मैं जालिम का हाथ रोक लूँ। ये जालिम से भी प्यार है। जालिम से प्यार ये है कि उसको जुल्म से रोका जाए, ठीक है। और अगर मैं हक़ पे हूँ तो मेरी जान जाती है, मैंने कहा ना, माल जाता है। ये ज़ीरो करना है अल्लाह की खातिर। आप कह रहे हैं ख्वाहिश अपनी कर दें, उसके सामने ज़ीरो करना है, जालिम के सामने नहीं खुद को ज़ीरो करना। अगर आप जालिम के सामने खुद को ज़ीरो करेंगे तो वो अपनी जान पे जुल्म करेंगे। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि एक मोहसन कुश
और दूसरा एहसान जताना अल्लाह को पसंद नहीं। एक शख्स ने मेरे पे एहसान किया, मैं एक्नॉलेजमेंट देता हूँ, अब वो बार बार मेरे ऊपर एहसान जताता जा रहा है कि मैंने तुम पे ये किया, मैंने तुम पे ये किया, मैंने तुम पे ये किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर मैं इंसान हूँ, मैं उसको फिर शट अप कॉल दे दूंगा। जब मैं शट अप कॉल दे दूंगा तो इस सूरत में क्या मेरी फिर पकड़ हो जाएगी? जिस दिन कोई एहसान जता देता है तो एहसान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एहसान भी अल्लाह की तौफीक से होता है। और ये उस बंदे की नासमझी होती है कि वो अगर एक हरकारा बना है, एक मीडिया बना है, बीच में एक मीडियम है, एक वसीला है, और वो कहे कि नहीं ये मैंने किया है, कार अल्लाह रहा होता है। ठीक है, यही उसने समझना होता है। जिस वक्त वो एहसान जताता है वो शिरक खफ़ी या एक किस्म का शिरक कर रहा होता है कि मैंने किया, मैं, तो ये मैं आ गई ना, ला तो ना हुई, ला तो उसने अपनी करनी थी और ला उसके बाद होनी थी। तो वो कह रहा है मैंने किया, तो वो फ़िरौन बन रहा है। ठीक है, या फ़िरौनियत दिखा रहा है। ये उसमें एक यूँ कह लें कि जब उसने एहसान जता दिया, आप पे जीत गया ना, आपको उसने दबा लिया सबके सामने, या सबके सामने एक बार कह दिया तो बस ठीक है, हो गया, उसने किया है ना, इसका अजर, इसका हिसाब अब अल्लाह ही उससे लेगा। उसने तो आपको शर्मिंदा कर दिया सारों में। अब ये बात ओपन हो गई, ठीक, लेकिन उसके बाद 100 बार भी अब उस बात का जिक्र करता रहे, उससे क्या होना है? लेकिन आप उसके बाद अगर 2 बार वो ये करता है तो आप उसको शटअप कॉल देते हैं, तो ये मोहसिन कुशी नहीं है। मोहसिन तो वो खुद ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब, अगर ये बताएं कि अगर एक किसी लड़की की शादी एक ऐसे शख्स से हो जाए जो कि खुद प्रस्त इंसान हो, हद से ज़्यादा मैं ठीक कह रहा हूँ, आप ही गलत फरमा रही हैं, और एब्यूजिव डोमिनेटिंग स्टाइल, अच्छा बच्ची तलाक ना चाहती हो जी, तो गुजारा करना भी मुमकिन नहीं। ऐसे शख्स के लिए आप क्या, ऐसी लड़की के लिए क्या रहनुमाई करेंगे? वो बेचारी क्या करेगी फिर? पहले तो मैं उसे यही कहूँगा कि वो 7 दिन सूरह रहमान सुने, कारी बासित मिस्री की आवाज़ में अल्लाह के आगे पेश होके, आंखें बंद करके बगैर तर्जमे वाली सूरह रहमान उसकी किरात करे और सुने, और पानी पास रख ले, और हर बार सुनने के बाद वो पानी ले, आंखें बंद करे, और अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी भी पी ले। उस दुआ में ही 3 बार अल्लाह कहने से ही पहले वो अल्लाह से कहे कि या अल्लाह मैंने इसे माफ़ किया, तो इस पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। अपने दुश्मन या अपने जालिम के लिए भी दुआ कर दे, क्योंकि ताल्लुक़ ऐसा है, वो अपने बच्चों की खातिर या अपनी खातिर या माँ बाप की खातिर उस ताल्लुक़ को निभाना चाह रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जिन्होंने पत्थर मारे, दांत शहीद किए, गालियाँ दी, दुश्नाम दिया, उल्टे नाम रखे, उन्होंने उन्हें इतना प्यार किया कि वो बदल गए। तो ये काकी उसके साथ प्यार का सलूक भी रखे शुरू में, और उसके लिए दुआ करे और सदका करे। आपने भी फरमाया सूरह रहमान सुने और कारी बासत साहब की आवाज़ में सुने। डॉक्टर साहब, कारी बासत साहब की आवाज़ में क्यों? जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज़्ज़िन हैं, लेकिन हम इस कमरे में 7 मुसलमान हैं शायद। अगर मैं सबसे पूछूं कि चारों में से एक का नाम मैं बता देता हूँ, हज़रत बिलाल हबशी, बाकी 3 का आप सारे मिल के बता दें तो आप लोगों को याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो लहन का एक अपना रोल है। तो कारी बासित मिस्री की आवाज़ शायद अल्लाह को ज़्यादा पसंद थी, हमें उसमें रिज़ल्ट्स ज़्यादा मिले हैं। आप दूसरी भी किसी कारी की आवाज़ में सुन लें, लेकिन उस लहन में जो जैसे उन्होंने ठहर ठहर के पढ़ी, ठीक है, वो इकबाल ने कहा है ना कि मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और, ठीक है, तो वो आशिक की अज़ां और होती है। रिजल्ट बेहतर मिले, हम एग्री हैं इस बात से। डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा कौमे में है या बेहोश है, वो कैसे आवाज़ सुन लेगा तिलावत की? वो आवाज़ आपको जो है, बम धमाका क्या होता है, आवाज़ होती है। कोई बंदा घर सोया हुआ भी मर जाता है, ठीक है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, आवाज़ की अपनी वेव्स हैं। और हज़रत इंसान तो वैसे ही जिस वक्त बोलता है तो ख़ास किस्म की रेडिएशन है या गैमा रेज कह लें, वो एक वक्त आएगा जब साइंस इस पे अब ये इस पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो वो आवाज़ ही उसके जिस्म के खुलिये सुन रहे हैं और उस पर इम्पेक्ट आता है। हम सुनाते हैं कौमे में, ICU में, और हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं पेशेंट पे। क्या डॉक्टर जावेद मेडिकल साइंस और रूहानी बातें ये इकट्ठा कैसे डॉक्टर साहब चला सकते हैं? आप डॉक्टर तो मानता ही नहीं है ठंडा तत्ता क्या होता है, ये सारी चीज़ों से तो मुबर्रा होते हैं। आप रूहानियत और डॉक्टरी को मिक्स कर दिया आपने, ये क्या डॉक्टर साहब? मैंने नहीं मिक्स किया, ये एक ही पाथ की 2 एक्सट्रीम्स हैं, या 2 एक ही सिलसिले के 2 जो है ना, 2 रेलवे स्टेशन कह लें हैं, 2 जगह हैं।
अब मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, गोरा तो इसको समझ रहा है अब और इस पे काम कर रहा है, वो तो म्यूज़िक पे भी रिसर्च करना शुरू हो गए हैं, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स हैं। अच्छा। आप जाएँ साउंड हेल्थ के ऊपर जाके सिर्फ साउंड हेल्थ लिख लें गूगल के ऊपर, तो अमेरिका का कौन सा अदारा इस पर उन्होंने कायम किया, उस पर क्या रिसर्च हो रही है, कैंसर के किन सेल्स के ऊपर कौन सी म्यूज़िक सिम्फनी काम कर गई है। तो यहाँ तो अल्लाह का कलाम है, ठीक है, और किसी कारी की खूबसूरत किरात है, तो वो साइंस भी मान जाएगी। अब तो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन देखें एक बात है, जिन्होंने नहीं मानना वो चांद दो टोटे भी हो जाए तो उन्होंने नहीं मानना। डॉक्टर साहब आप ज़रा गौर कीजिएगा, गज़ा में अगर मैं रिपोर्ट्स चेक करूं तो अब तक 72,000 से 75,000 के दरमियान फिगर आया जो फ़लस्तीनी मेरे भाई शहीद हो गए। अच्छा, मैं ईरान की बात करूं तो बास रिपोर्ट के मुताबिक 3,000 से ज़ायद अफराद वहाँ भी शहीद हो गए। लेबनान में 1,000 चले गए। डॉक्टर साहब अगर ज़रा हम गौर करें तो 72,000 जो ईरान में शख्स मेरे भाई शहीद हुए हैं, तो ये 72 शोहदा करबला का फिगर बिल्कुल वही जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन के साथियों के हवाले से भी 72 का भी फिगर आया था। किबला मैं आपसे सिर्फ सादा सा ये बात जानना चाहता हूँ कि अगर इन ममालिक पर किसी मुल्क पर फ़िरौन मुसल्लत हो जाए तो अपने अच्छे लीडर की दुआ कैसे की जाए? कोई ख़ास तरीका है या कोई ऐसी अदा है कि अल्लाह को वो पसंद आ जाए? क्या किया जाए कि तमाम मुसलमान भाई जो है अल्लाह पाक की तरफ से उन पर रहम नाज़िल हो जाए? क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब हमें फ़िरौन से बचने के लिए? कहते हैं ना इकबाल के, गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ठीक है, कहने को एटमी ताकत हैं अब हम भी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं उनके पास 80 डंडे और 14 तलवारें हैं। अब 313 बंदे हैं, आगे 1000 बंदा है, और वो सारे मुसल्ला हैं। 700 तो घोड़े पे हैं, पैदल का और घोड़े का मुकाबला ही नहीं है, लेकिन वो डट गए हैं। उनका ज़ौक़े यकीन, ये है ज़ौक़े यकीन। 3000 बंदा 3 दिन पूरा ज़ोर लगा के खैबर के किले के करीब नहीं जा सका, सरकार दो आलम कमांड कर रहे हैं, और एक मौला अली को कहा गया है कि ये लो जाओ और फतह कर लो। उन्होंने नहीं कहा जी कि ये हाउ कम दिस पॉसिबल, उन्होंने तो ये कहा कि सरकार ने कहा फतह कर लो, बस फतह ही होना है। ये है ज़ौक़े यकीन। ठीक है, अब वो ज़ौक़े यकीन है, हम कहते हैं अल्लाह है लेकिन हम मानते नहीं हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि मुसलमान क्या करें, ठीक है, वो इकबाल तो कह रहा है पहले पता तो करो मुसलमान भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, हाफिज़ भी हो, कारी भी हो, अफ़गान भी हो, पता नहीं नादान भी हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। ठीक है, तो वो मुसलमान, तो फिर मैं कहूँगा सलामती, अदल, इंसाफ, इत्थे कुर्बानी दें तो बहुत बात का स्टेप है, एहसान बहुत बात का स्टेप है। यहाँ अदल ही नहीं हो रहा। जिस मुआशरे में, जिन मुल्कों में ये कहा जाए कि बादशाह के पास चलते हैं, जज के पास क्या जाना है, या जिन मुल्कों में लोग ये कहें कि वकील छड्डो जज ही कर लो, हम कहते हैं जर्नैल कर लो, तो वो आप मजाक उड़ा रहे हैं मज़हब का। चलाएं तो चलते जाएं, इस तरह तो बहुत बार लोग चले। लोगों ने कहा मछली हमने पकड़ी नहीं इधर से, हमने इधर से पकड़ी है, कई साल तो जिंदा रहे हैं। मेरा साथ रहिएगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब हमारी एक जर्नलिस्ट साथी है, उसने एक सवाल किया है कि, और वो पूछना चाहती है, कुरान की तिलावत से, सूरह रहमान सुनने से जो शफा की बात आप करते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ये है या आम इंसान को, हिंदू मज़हब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं? सबको बनाने वाला एक है और ये सभी के लिए कलाम है। कोई मान ले, जो मानने वाले हैं, कोई मान ले कि अच्छा इतना मान ले कि इससे मैं ये तजर्बा कर लेता हूँ, मैं सुनता हूँ और इससे शिफा हो सकती है, तो उसके दिल में तो बोगस आ गया डॉक्टर साहब। बोगस कैसे आ गया कि वो इसको टेस्ट केस के तौर पर ले रहा है, तो वो कैसे सुनेगा? वो मान जाए सुनने के लिए। फरमा रहे हैं अगर कोई हिंदू सिख भी सुनना चाहे सूरह रहमान को तो वो सुने, अल्लाह पाक शिफा देगा। वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पे, सीलर्स के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, हिंदू की पड़ी है, ईसाई की भी पड़ी है, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं, दिल्ली में बैठे कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण थी, मैं भूल गया। ब्राह्मण तो हिंदुओं की भी हाईएस्ट कास्ट है, ठीक है। वो कह रही मैं ब्राह्मण थी, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ, उसे कैंसर है ब्रेस्ट का, मुझे शांति मिल गई, मेरी दर्द ठीक हो गई जो किसी टीके से ठीक नहीं हो रही थी, ये सबको सुनाओ। वो कनाडा की बच्ची है, उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया, पहला बेबी था, और वो डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि आपके अंदर तो कैंसर है यूट्रस के, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, सारा कुछ हुआ। बार बार कोई महीना वो बेचारे हॉस्पिटल जाते रहे और अपने माँ बाप को यही बताते रहे कि वो ऑपरेशन की, सजेरियन की वजह से ब्लीडिंग जो है वो कोई हो गया मसला और वो नहीं बंद हो रही। मेरे से उन्होंने रब्ता किया और उनके बेटे ने ये कहा, उसके खामन ने, कि डॉक्टर साहब मैंने, कुर्बानी की बात यहाँ आएगी कि किस चीज़ को कुर्बान करना होता है, तो वो खामन ने मुझे कहा
ऐसे खामन भी हैं, आप कह रहे थे ना जालिम खामन, तो अच्छे खामन भी हैं। तो उसने कहा कि मैं अपनी बीवी के लिए बड़ा परेशान हूँ और हमारी नई नई शादी अभी हुई है, इस तरह पहला साल है दूसरा, और हमारे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, इतने बैग ब्लड लग चुका है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, और अब वो कह रहे हैं कि यूट्रस ही निकालना पड़ेगा, और मेरी बीवी तो डिप्रेशन में चले गई है कि हमारा तो कोई बेबी नहीं है अभी भी नहीं मिला। तो और ऊपर से वो कह रहे हैं अंदर कोई ट्यूमर है, उसकी बायोप्सी आनी है। मैं कह अल्लाह के बंदे, तो ये इसके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगाना है कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, अच्छा ठीक है, और कल ही मुझे बताओ, लेकिन अपनी बेगम से मेरी बात कराओ। लेकिन ये देख लो वो हॉस्पिटल में लगाने देंगे कि नहीं, जैसे यहाँ के कई फ़िरौन नहीं लगाने देते अपने अस्पतालों में। तो वो आगे से मुझे उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो कोई मना नहीं करते, मैं सूरह रहमान भी लगा रहा हूँ, तो मैं कसीदा भी लगा दूँगा। उसका दूसरे दिन ही फ़ोन आ गया कि जी वो ब्लीडिंग तो रुक गई है, तो मेरी बेगम भी बात करना चाह रही है। तो मैंने उसे कहा कि बेटा तुमने कसीदा सुनते हुए मदीना मुनव्वरा में, उसको वो कनाडा के पैदाइशी बच्चे, उसने कहा वो ग्रीन गुंबद वाली मॉस्क, मैंने कहा हाँ वहाँ पेश हो जाओ, कि वो ग्रीन गुंबद के सामने उसके नीचे हो, आप सरकार के दरबार में हो, आपने अपने दिल में उन्हें कहना है कि अगर 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना अपने दिल में, आपके दिल में ही जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल आलमीन है। तो आपने प्यार से उन्हें कहना है कि मेरे से अगर कोई ऐसी गलती हो गई या आपके किसी वली की, अपने किसी वली की शान में गुस्ताखी हो गई है, अपने माँ बाप की, सास ससुर की या खामंद की, क्योंकि इनका दर्जा ऊपर है, तो किसी ऐसे की शान में मेरे से गुस्ताखी हो गई है तो मुझे माफ़ी ले दें, आप अल्लाह से माफ़ी ले दें, मेरी नेकियां भी उनको दे दें, लेकिन मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दें। ये 7 दिन आपने सुनना है। उसने उधर से रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब वो आपको हमने बताया नहीं, हमें तो रिपोर्ट आई है, तो आज डॉक्टर्स ने सॉरी किया, उन्होंने कहा अब तो ये यूट्रस निकालना ही निकालना है, ये लियोमायोसार्कोमा है, ये कैंसर की इंतहाई ख़तरनाक फॉर्म है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें यूट्रस ही निकाल देना है, और हम ये हैरान है कि आपकी एज में ये कैसे हो गया है, लेकिन ये कंफर्म बायोप्सी रिपोर्ट है और अब आपको ये करना है। वैसे हम आगे से इसकी सब टाइप्स का पता करने के लिए हमने फ़लाँ लेबॉर्ट्री में भी भेज दिया है, जो दुनिया में है ही टोरंटो में लेबॉर्ट्री, तो हम उसकी टाइप्स देखने लगे हैं कि आप पे कौन सी कीमो लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी बाद में, लेकिन आप ये करें। मैं कहा बेटा आप अल्लाह के आगे पेश हो, नबी के आगे पेश हो, लेकिन सरकार से ये कहो कि मेरे से गलती हुई है, अपनी गलती ढूंढो, आपने किस बड़े से बदतमीज़ी कहीं कर दी है, या गुस्ताखी कर बैठे हो, या किसी के खलूस को, प्यार को ब्लैकमेल कर गए हो, या फॉर ग्रांटेड ले गए हो, मैनिपुलेट कर गए हो, ठीक है, जो खलूस दिल से आपके साथ है लेकिन आप उसको कोई नखरे दिखा रहे हो, उसका कहीं दिल दुख गया है या अल्लाह को अच्छा नहीं लगा कि ये क्या कर रहा है, तो आप ये करो, अल्लाह खैर करेगा। तो वो बाहर के चूँकि जमपल बच्चे होंगे ने, उन्होंने कहा डू यू थिंक कैंसर कैन बी क्योर्ड? मैं कहा बेटा मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और कल उसका मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर जावेद महीने से मैं आपको कॉल नहीं कर रही, मुझे कसीदा सुनने के 5वें दिन टोरंटो से मैं फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा कि ये सारी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है, हमें नहीं समझ आ रही है क्या हो गया। माशाल्लाह। ठीक है, अब कैंसर आपको नहीं है, लेकिन हम आपके डॉक्टर से लाइजान में हैं कि वो कम से कम यूट्रस ना निकालें। उन्हीं की रिपोर्ट पॉजिटिव जो थी कनाडा में, ये सब कुछ कनाडा में हो रहा है, और वो दुनिया की इतनी हाई फाई लेबॉर्ट्री है कैंसर के बारे में कि आगे सब टाइप्स जो कैंसर है वो इवन अमेरिका में वो रिजल्ट नहीं है लैब्स, ठीक है, पूरी दुनिया में सैंपल वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से कहा जा रहा है कि जी ये रिज़ल्ट्स चेंज हो गए, हमें नहीं समझ आ रही। अब मुझे कह रही है कि मैंने आपको इतने दिन इसलिए रब्ता नहीं किया कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, लेकिन मेरे डॉक्टर्स अब मुझे कह रहे हैं साइकेट्रिस्ट कि तुम PTSD में चले गई हो, तुम ना खा पी रही हो, ना तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा, यू हैव नो मोर कैंसर, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। हम दोनों मियाँ बीवी ने अभी तक अपने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि हम किस मसले से गुजर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स ने दोबारा भी टेस्ट करके हमें कह दिया कि तुमने किया क्या है, अब कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट किए हैं, वो भी पहले पॉजिटिव। मैं आज उसको लाइव पे लेना था, तो वो कहते हैं हम काम पे जा रही है, तो उन्होंने कहा जी हम काम पे जा रहे हैं, गाड़ी पे हैं, तो नेट का देख लें कि सिग्नल्स का इशू ना हो, तो हम आपके साथ लाइव आ जाते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल, उसमें इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, उसने कहा जी कि मैंने ये मान लिया, मुझे पता चल गया कि मेरे मियाँ मेरे से बड़ा प्यार करते हैं और मेरे बड़े भी,
लेकिन मैं शायद बचगाना अंदाज से मैंने कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाए थे। मुझे लगा कि मैंने सच्चे दिल से सबसे तो माफ़ी मांगी। मुझे अपनी गलतियाँ डॉक्टर साहब इन 5 दिनों में याद आई। मैं सरकार की तरफ, नबी की तरफ ध्यान करती थी, तो मुझे लगता था जैसे उनकी गोद में मेरा सर है और उनका हाथ मेरे सर पे है, लेकिन साथ ही मुझे शर्मिंदगी बहुत होती थी कि वो हमसे इतना प्यार, वो उसका इंग्लिश लहजे में उर्दू जो है बड़ी प्यारी है बच्ची की, तो कहती कि मुझे नहीं, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो मेरा रिपोर्ट ठीक हो गया, साथ रोना शुरू कर दिया उसने। ये कल की बात है। अब वो लियोमायोसार्कोमा कनाडा का प्रूवन, वो रिवर्स हो गया। मैंने तो नहीं किया, ना कोई मेरे पास आया। तो मैं एक तरीका इलाज बता रहा हूँ, मैं कोई बात कह रहा हूँ। पढ़े लिखों के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, फ़िरौनों के लिए ये चांस है, ठीक है, नहीं तो डूब जाएंगे। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल, जिन अफराद ने हमें अभी तक सुना है वो इस प्रोग्राम से अपने साथ क्या लेके जाएंगे? कोई 2 लाइनों में कोई नसीहत? अपने आप से प्यार करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें, अपने आप से प्यार करें। अभी भी वक्त है, मान जाएं। किसी बहुत प्यारे ने बहुत ही प्यार से आपको इतना प्यारा बनाया है। आपका इतना ही काम है कि आप प्यारे तो रहें, आप प्यार बन जाएं और प्यार ही बखेर दें हर तरफ। ये मुआशरा अभी भी यही जन्नत बन सकती है अगर आप खामखा उन दरख्तों पे ना चढ़ने की कोशिश करें जिनके टाणे बड़े कच्चे हैं और आप फिर टूट के नीचे आ गिरते हैं। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जवेद साहब ने। नाज़रीन, आपको तफसील बताई है कि ख़ुद को मारने से ही इंसान जो है अल्लाह से करीब होता है। तकब्बर, गुरूर, ये सारी बातें मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ ज़रूर रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ ब्रेक पे जा रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक पे जा रहा हूँ, और ब्रेक से वापसी पर मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा एक मशहूर नाम ख़वातीन में। मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान की टॉप 2 ख़वातीन पामिश का जिक्र करूँ तो वन ऑफ दैम सामिया खान है, और अगर मर्दों का जिक्र करूँ तो मौज़म खान साहब हैं। दोनों मेरे साथ होंगे। मेरे साथ रहिएगा एक शॉर्ट ब्रेक के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले आपको रूहानी ताकतों के हवाले से बता रहे थे कि आप कलाम इलाही से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रेक के बाद तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना चाह रहा हूँ, और हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान हैं जिनका तारफ़ करवाना बनता तो नहीं है, वो किसी तारफ़ के मोहताज ही नहीं है। नाम है पाकिस्तान की अगर 2 बेस्ट ख़वातीन बात करूँ एस्ट्रो पामिश का, तो वन ऑफ देम सामिया खान। वेलकम टू शो सामिया खान जी। बहुत शुक्रिया जी। आप इज़्ज़त अफजाई है, इतने आपने प्यार से नाम लिया, इतनी इज़्ज़त दी, यही बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। थैंक शुक्रिया। और दूसरा नाज़रीन, मेरे साथ एक बड़ा नाम है, एस्ट्रोलॉजर हैं मौज़म खान साहब, और अगर इनके बारे में भी कहूँ, और बहुत दावे से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई बेस्ट 3 का स्लॉट निकालूँ तो मौज़म खान साहब एस्ट्रोलॉजर वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच मौज़म खान साहब। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपको बड़ी देर के बाद देखा और आपने हमें बुलाया। हमारे लिए आई थिंक ये जो हौसला अफजाई है काफ़ी। नाज़रीन, मैं आप के दरमियान और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं रहना चाहता, तो सीधा बात का आगाज़ सामिया खान साहिबा से करते हैं। सामिया जी, बातें तो चलेंगी, सियासतदानों पे भी होंगी और आर्मी अफसरान के बारे में भी होंगी, लेकिन पहले मैं आज थोड़ा सा हट के, प्रोग्राम ईद का शो है इसलिए हट के थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ। आप अपने बारे में मुझे ये बताएं, आपने इस शोबे में कैसे कदम रखा, इस सफ़र की इब्तिदा आपने कैसे की? सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, GNN के जितने भी व्यूवर्स हैं, सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और मैं कहती हूँ बड़ी बात है, शहजाद साहब के साथ जब हमने छोटी ईद का शो किया तो मैं कहा अल्लाह करे शहजाद साहब छोटी ईद हो जाए, उसके बाद बड़ी ईद। आज फिर देखें ज़िंदगी ने मोहलत दी, मौका दिया, जंग से बच गए, और आज हम फिर आपको बड़ी ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। सर, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में, एक तो मेरा अपने ही इल्म के साथ रेजोल्यूशन है कि झूठ नहीं बोलना, चाहे मुझे अपनी हार माननी पड़े, मेरी
पेश गोई ना पूरी हो। मैं हमेशा अपने बारे में भी सच बोला है कि मेरी ज़िंदगी के फेलियर्स मुझे अपने काम में इसमें लेके आए। मैं नहीं कहूँगी मेरा पैशन था ये काम या मैं बड़ा कि मेरे अंदर ही वो चीज़ थी, क्योंकि जब ज़िंदगी में ख़ुद फेलियर्स देखे, फिर किसी ने मेरे बारे में जब प्रेडिक्शन की, तो मुझे ये तजस्सुस इस इल्म में ले गया कि उन्होंने मेरे बारे में कैसे ये कहा था जो आज मैं फेस कर रही हूँ ज़िंदगी के अंदर, जो फेलियर या जो भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ्लॉप वो सीन था ज़िंदगी का। तो उसके बाद मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और इसको क्योंकि बेसिक चीज़ें तो जब तक आप नहीं सीखोगे तो आप पढ़ नहीं सकते उसको। बाकी पढ़ने का तरीका हर इंसान का डिफरेंट है, कोई वैदिक पढ़ता है, कोई यूरोपियन पढ़ता है, कोई किसी तरह इसको ट्रांसलेट कर रहा होता है। असल में तो हम ट्रांसलेटर ही का काम कर रहे होते हैं। होना वही है जो अलमाइटी ने चाहना है और जो उसने आपकी तकदीर में लिखा है। तो मुझे जो इस इल्म के, फिर मैं वो औरत थी जिसको सोचें कि कितनी मैं स्कॉलर्स के प्रोग्राम में मुझे बुला लिया जाता था कि अपने इल्म को डिफेंड करें, आप पेश गोइयाँ कैसे करती हैं। और इसी तरह एक बड़े हमारा नोन स्कॉलर हैं और मैं उनका प्रोग्राम कर रही थी, तो जब उन्होंने मेरे सारे दलाइल सुने तो उन्होंने मुझे कहा कि सामिया, यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर आप कोई पेश गोई दे रही हैं और उसके पीछे आपके पास दलील है, लॉजिक है, तो ये इल्म है, ठीक है। और जो है अगर इल्हाम वही ये अल्लाह के पैगंबरों की सिफ़ात में से, आज अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे लोग और बड़े रूहानी बुज़ुर्ग भी मुझे ये क्रेडिट देते हैं कि मेरा 99% का रिकॉर्ड इस मुल्क में बना। आप जैसे लोग भी जब तारुफ़ कराते हैं तो ये मुझे क्रेडिट आप लोग देते हो। मैं 2009 से काम कर रही हूँ, तो मुझे यकीन जानिए कि मैं आज भी ये कहती हूँ कि 70 to 75% मैं इस इल्म को गाइडलाइन कहती हूँ। खान साहब, एस्ट्रोपामिस्ट हैं आप? क्या एस्ट्रोपामिस्ट? देखिए, एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रो निकालते, पामिस्ट्री से मेरे पास जो 4 महदूद अलूम हैं जिनसे मैं एक बंदे को रीड करने की कोशिश करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इसकी भी दलील है। जब आपके हाथ दिमाग की सोचें बदलती हैं तो आप देखिए एक फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता, ठीक है ना। तो वो हर इंसान अपनी मुट्ठी में एक तकदीर लेके पैदा होता है। बाकी जो मेरा काम, जैसे मेरा जो तरीका है, मैंने एक रोड मैप देना है। जैसे आप गूगल से रहनुमाई लेते हैं, गूगल ये नहीं बता सकती वो जो रेड पट्टी चौक है उसका रीज़न क्या है। तो मेरा काम सिर्फ इतना सा, मैं टाइम फ्रेम का अहाता कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा यकीन जानिए शहजाद, मेरे साथ मैं तो इस इल्म का दावा नहीं करती अपनी जो मेरे पास मौजूद है। और एक कार्ड्स भी मैं करती हूँ, वो ईरानी इल्म है, उसका अल्टरनेटिव है कॉफ़ी रीडिंग, टी लीव्स, उसका अल्टरनेटिव है जो मैं कार्ड्स, टैरो कार्ड्स नहीं मुझे आते, ये एक और कार्ड्स का इल्म है। तो ये मेरे तो छोटा सा ये इंट्रोडक्शन। काबिल एहतराम खान साहब, मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। सवाल करने से पहले, आप एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर को ज़रा डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन बताएं, किस तरह आप क्या करते हैं? मैं सिंपल जब कहते हैं ना, हु इज़ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर इज़ अ पर्सन हु रीड प्लैनेटरी कंडीशन एंड पोर्ट्रे द स्टोरी। सिंपल, इसको हम सादा अल्फाज में ये कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर थ्रू एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है और वो पढ़ के बता देता है। यहाँ तक है एस्ट्रोलॉजी। इससे आगे उसकी तकदीरें ठीक करना, अब ये पहन लें, वो पहन लें, यूँ कर लें, ये शिर्क, ये बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ भी एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? अब ये है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीखी। सबसे पहले तो ये है कि मैं पामिस्ट्री करता था। एक होते थे M.A. मलिक साहब, हाथ की ज़ुबान जिन्होंने लिखी, आपने देखा होगा। मैं 1984 में उनके पास पढ़ता था। बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी, पाकिस्तान। उनके पास मैं पढ़ता था, तो मैंने उनसे बेसिकली पामिस्ट्री पढ़नी शुरू की। फिर मुझे इंडिया जाने का एडवांटेज मिला। इंडिया गया मैं, वहाँ पर एक प्रगति मैदान एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर एक पामिस्ट हैं, मैंने उनसे पामिस्ट्री सीखी। मगर वो एक होता है ना, इंसान की तसल्ली नहीं हुई कि यार मज़ा नहीं आया। फिर इसके बाद मैं कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कोई 19 दफ़ा इंडिया गया, कोई 21 दफ़ा श्रीलंका गया। फिर मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया नेपाल से एस्ट्रोलॉजी का। फिर आकर एक जी पर किताब लिखी और 4 पामिस्ट्री पर लिखी। पामिस्ट्री मैंने 20 साल की और फिर उसको इसलिए छोड़ा कि बहुत सारी ऐसे मामले हैं जिनको बंदा डिस्कस नहीं कर सकता पामिस्ट्री में, और एस्ट्रोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वही जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक सिस्टम ईजाद किया। मैंने वेस्टर्न पढ़ी है, मैंने इंडियन पढ़ी है, मैंने नेपाली पढ़ी है, मैंने ग्रीक पढ़ी है, मैंने वेस्टर्न पढ़ी है। फिर मैंने एक अपना सिस्टम बनाया विच इज़ कॉल्ड MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी।
अगर हम एम के सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज़ मौज़म खान सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये हिंदी नजूम, वेस्टर्न नजूम इनसे अलग है, और ये एक इंडियन सिस्टम है, भृगु नाड़ी सिस्टम, उसके करीब करीब तरीन है, और वो फिर मैंने ईजाद किया, तो आज मैं वही करता हूँ। दुरुस्त फरमा रहे हैं खान साहब। ये बताइएगा कि आप आलमी सतह पर पेशन गोइयाँ करती है, ये जो सितारे दुनिया की सियासत और जंगों पर असरअंदाज होते हैं, हाउ, मतलब समझ नहीं आती, इसको समझाए ज़रा आसान जबान। देखिए मतलब आप लोगों के सामने है कि 2000 लोगों ने 22 की दिसंबर की प्रेडिक्शंस लगाई, जिसमें मैंने कहा था कि जी 2026 के मिड से ज़मीन की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो एक सितारा जगह बदलेगा तो वो जो है आसमान के जो है ज़मीन को भी बदलेगा, और ज़मीन पे वो अमन नहीं रह जाएगा जिसके हम थोड़े से यूज़ टू हो चुके। हालांकि जंगें तो झड़पें तो चलती रही किसी न किसी मुल्क में, लेकिन ये जो बड़े खड़ाक थे ये 2026 में एक्सपेक्टेड थे, जब आसमान से एक नक्शे ने बदला जाना था ना। तो ये हर चीज़ की मेरे पास तो एक लॉजिक है, दलील मौजूद है। और बाकी ये कि देखिए चाँद जो है वो 52 आवर्स के बाद अपनी जगह बदल देता है, और ज़मीन भी मुतासिर होती है, आपके जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी मुतासिर होती है। यहाँ तक कि जब कभी कोई हमें ऑप्शन हो कि किसी ने ऑपरेशन कराना है, तो मैं कहती हूँ तो चाँद के फॉल के दिनों में कराएं, ताकि जिस्म से ब्लड शेड कम हो। तो जिस्म, चाँद की मूवमेंट से आपकी जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन तक इफ़ेक्ट होती है। पता नहीं खान साहब उस्ताद हैं, एग्री करें कि ना करें लेकिन जो है यहाँ पे मैंने सीखा इसको जो है, तो मैं जैसे इन्होंने अपने इल्म का नाम कहा, तो मैं कमरी इल्म की तरफ हूँ, लूनर एस्ट्रोलॉजी जो है। और मुझे क्योंकि जब मैंने उसको पढ़ा, मुझे उसके रिज़ल्ट्स अपने हिसाब से यूँ क्लोज लगते थे कि मुझे उसको समझ वो आती थी। मैंने कभी वैदिक नहीं किया, मैंने कभी वो लैंग्वेज भी नहीं बोली, अच्छी तरह मुझे आती भी नहीं है। और वो जो है मैं अपनी आम फहम ज़ुबान के अंदर, मैं दूसरा अपने सुनने वालों को उलझाती नहीं। देखिए आपने उनको ट्रांसलेशन करके देनी है। अगर आप उनको सितारों की चालों में उलझाओगे, वो बेचारे जो है ना वो असल मुद्दे से हटके वो कंफ्यूज हो जाते हैं उस लैंग्वेज के अंदर जो है। तो ये सर हर चीज़ की दलील है, आप पेश कोई मांगे, जो लॉजिक होगा मैं हाजिर। अकाउंटेबिलिटी शुरू। सामिया खान साहबा, मैंने तकरीबन तमाम सियासतदानों के और बाकी अफराद के, इवन बेनज़ीर भुट्टो इंग्लैंड में मैंने इंटरव्यू किया, मैं ट्रंप को मुसलसल वॉच कर रहा हूँ। एक दिन ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि मैं ईरान को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो माफिया मांग रहा है, दूसरी साइड पे कह रहे हैं, मतलब मुसलसल मुतज़ादात जो बयानात जो है ट्रंप साहब के, मेरी समझ से थोड़े से अबाव चले गए। आप मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? आप नाए हरमज़ फिर बंद होने जा रही है, जंग फिर होना शुरू हो गई है, ये क्या हो रहा है? इसराइल डोमिनेट कर रहा है। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर कुछ बताना पसंद करेंगी, और ख़ास तौर पर ट्रंप के हवाले में भी कोई फिक्रा दो ज़रूर कीजिएगा। शहजाद साहब, जब इलेक्शन पे बात होती थी ना, जब ट्रंप साहब ने इलेक्शन लड़ना था, तो मैं कहती थी अगर मेरी एंड ऑफ वर्ल्ड की पेश गोई, जिसके ऊपर अल जज़ीरा ने मेरा इंटरव्यू किया, जिसके ऊपर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी मेरे ऊपर इसकी वजह से, और उसकी बिना पे मैंने कहा था कि अगर ट्रंप दुनिया ने एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ जाना है तो ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीतेंगे। आप देख लें, यही वो बंदा है अकेला जो कि मुसलसल जो है ना वो दुनिया को झोंकने की तरफ जो है वो लगे हुए हैं। तो मैं ये कहती थी कि अगर ये पेशगोई ने पूरे होना है तो ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीते। ये ऑन एयर मौजूद है प्रेडिक्शन जो है। और जो है बाकी जो मशरक़ वुस्ता है, अब ये भी ऑन एयर पेशगोई थी। मैंने कहा था दुबई का सेम स्टेटस नहीं रह जाएगा। दुबई को अभी भी कम बैक करने के लिए 2.5 ईयर लग जाएंगे, अगर कम बैक होता भी है। अव्वल तो दुनिया के हालात में भी और ख़राबी की तरफ जाना है, लेकिन जो है अगर ये कम बैक कर, हाँ मैं फिर माजरत खुद गर्जी ना लगे, मैं कहती थी कि ये खित्ता सेफ है। जैसे पहले लोग, आपको याद है इशफाक अहमद साहब, पाकिस्तान या मशरक़ वुस्ता? पाकिस्तान में पूरा गल्फ तो इफ़ेक्ट होगा सर। जो पाकिस्तान की पट्टी है वो सेफ़ है, क्योंकि जैसे इशफाक साहब ने कहा था ना, यूरोप से लोग रिस्क कमाने पाकिस्तान आएंगे। मैं सिर्फ वो टाइम शुरू कर सकती हूँ, वो टाइम अब इस साल के सेकेंड हाफ से शुरू हो जाएगा। इस साल के रनिंग साल के सेकेंड हाफ में शुरू हो गया जी, इंशाल्लाह हो जाएगा।
अभी हो जाएगा, अगस्त से टाइम शुरू हो जाएगा हमारे लिए कि जो पाकिस्तान की तरफ जो है ना, अब ये एक मैं पहले जब कहती थी तो मेरी बातें दीवाने का ख्वाब लगती थी। मैं कहती थी ये सुपर पावर्स का लाडला मुल्क बन जाएगा, सुपर पावर्स को इस मुल्क की ज़रूरत पड़नी है, ये मुल्क कलीदी रोल, ये मेरी पेशगोइयाँ ऑन एयर हैं कि कलीदी रोल अदा करेगा इस्लामिक ममालिक को गैदर करने में। ये सब ऑन एयर मौजूद हैं। और अब पाकिस्तान की वो बहाली और तरक्की का टाइम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह इज़्ज़त रखे इस पेशगोई की, वो इस सेकंड हाफ से शुरू हो जाएगा। सेकंड हाफ से शुरू हो जाएगा। हम आपकी बात से मुतफिक हैं। मौज़म खान साहब, ये मशरिक़ वस्ता के बारे में आप भी हमें बताएं। हमें तो सामिया खान साहिबा हर वक्त डराती रहती है। पहले भी जब गुफ्तगू होती है कहती है एंड ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, फिर कहती हैं कि पाकिस्तान सेफ है। और भाई मुझे भी कुछ आसान ज़बान में समझाएं खान साहब। आसान अल्फाज में हम समझाते हैं। एक होती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, एक एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है विच इज़ कॉल्ड मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन का मतलब होता है इलाकाई एस्ट्रोलॉजी। अगर जब ये सैटर्न ने अपना घर चेंज किया था और सैटर्न जिसी तरह एरीज़ में आया था, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था, अपने सुनो मेरे चैनल्स पर भी आप देख सकते हैं कि ये साल गल्फ़ के रिस्ट्रक्चरिंग का साल है, क्योंकि सैटर्न जो है ये डील करता है वेस्ट को। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से पहला वेस्ट है अफ़गानिस्तान, दैन ईरान, दैन गल्फ़, दैन सऊदी अरेबिया, दैन इसराइल, दैन अमेरिका। ये सारे एक ही इक्वेटर पैरेलल लगातार। तो जब से ये टाइम शुरू, अगर आप देखें ये सारे के सारे ममालिक जो हैं ये इसी अनसर्टन कंडीशंस में हैं। और इस वक्त दो मेजर प्लैनेट, वन इज़ राहु एंड सेकंड इज़ सैटर्न, ये दोनों फॉल में हैं। और राहु एंड सैटर्न दोनों को शैडोई प्लैनेट और भाई भाई कहा जाता है। सैटर्न फॉल रहेगा, अभी एक साल अभी और यहाँ पर रहना है। दूसरी प्लैनेट, हाँ अभी तो टाइम तो उसने गुजार लिया ना, बाकी इतना टाइम अभी पीछे रह गया। ये साल अभी इसने टाइम अभी और गुजारना, तो ये तबाही लेकर आएगा ही। ये हो गया गल्फ़ की सिचुएशन। अब है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है बाय बर्थ लियो। पाकिस्तान की अगर प्लैनेटरी कंडीशन देखें, सन इन लियो, मर्करी इन लियो, वेनस इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु है टॉरस में, जुपिटर है आपके स्कॉर्पियो में विद केतु, और मून मार्स के साथ बैठा हुआ है। तो ये जो अभी अगस्त आने वाला है, ये जो अभी रिसेंटली, ये साल पाकिस्तान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएगा। दो बहुत बड़ी चेंजेस होंगी, इन बातों को गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपके पास रहें। 2020 एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारा साल है 2026, ये अगस्त से शुरू होगा और अगले सितंबर 2027 तक जाएगा। इस साल इंडिया टूटेगा ही। ये भी मेंटेन एस्ट्रोलॉजी, उसकी वजह है कि ईस्ट इज सन इज़ गोइंग टू बी अफ्लिक्टेड, इंडिया के टुकड़े होंगे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को अपनी टोटल ये जो पॉलिटिक्स है इसको रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ये जो अभी अगस्त आएगा, अगस्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगस्त में आप देखेंगे कि गवर्नमेंटों के चेंज होने का सिनेरियो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जो मई से, मैंने कहा था मई से लेकर अगस्त के दरमियान में ये खिचड़ी पकेगी और काम ख़राब होगा। 2026 एंड ये एक साल अगर हम सितंबर 2027 तक किसी भी तरीके से गुजार पाते हैं, जिसमें हम गुजारेंगे लेकिन बड़े टर्मोइल के साथ, बड़ी आसानी से ये साल पास नहीं होने वाला पाकिस्तान का। जिसी तरह हम एंटर होंगे 22 अक्टूबर में, 2027 का अक्टूबर आएगा, वहाँ से पाकिस्तान टेक ऑफ करना शुरू करेगा। और ये जो सामिया खान ने कहा है ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान वुड बी ए डिफरेंट कंट्री। जुपिटर वो होगा वर्गो में और वो ट्राइन देगा राहु को। राहु जब भी आता है और पाकिस्तान के मून से थर्ड में है तो इंटरनेशनल रिकग्निशन लाता है। अगर आप देखें इस वक्त थोड़ी सी पाकिस्तान की रिकग्निशन डिफरेंट हुई है, मगर जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें पाकिस्तान डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें हम इस वक्त, ये तो बात सुनने को शायद आपको ये लगे कि कोई ज़्यादा ही हम बढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जिस तरह गल्फ़ में लोग वीज़े लेते थे ना जाने के लिए और आपको वो वीज़े बांटते हुए नज़र आते थे अरबी, एग्जैक्टली यही सिस्टम पाकिस्तान में होगा, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आपसे वीज़े ख़रीद कर नौकरियाँ करने के लिए आएंगे। और 2027 एंड 28 स्टार्ट वुड बी द बिगिनिंग ऑफ दिस गोल्डन ईरा ऑफ पाकिस्तान। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप डॉक्टर मौज़म खान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और आप फरमा रहे हैं कि इंडिया टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। हाँ जी। लेकिन नाजरीन आप मेरे साथ रहिएगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे सवालात करने हैं, लेकिन प्रोड्यूसर साहिबा बार बार कान में एक ही बात कर रही हैं, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू चल रही थी, उसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और मौज़म खान साहब
आप फरमा रहे थे कि ये हुकूमत जाने वाली है, मुझे तो जाने वाली नज़र नहीं आ रही। आप क्यों कह रहे हैं हुकूमत जाने वाली है, और क्या देख रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को? मौज़म खान साहब, इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है ना, उन पर तो कमेंट मैं नहीं कर रहा कि उनकी इंडिविजुअल कैसी है। अगर हम पाकिस्तान का चार्ट पढ़ें, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन में सन, सैटर्न, मर्करी, वीनस, ये सब इकट्ठे एक ही जगह पर हैं। और जब जाकर जिनको इस वक्त अगस्त में जुपिटर जब कंजंक्ट करेगा और एस्पेक्ट से बनेंगे, हेड्स चेंज होंगे ही। 2026 मिड ऑनवर्ड्स हेड चेंज होंगे ही। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसमें काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट है इसमें तब्दीली आएगी। ठीक फरमा रहे हैं खान साहब। सामिया जी, अफ़गानिस्तान में जंग लगी हुई है और कश्मीर का मुतनाज़ा मामला स्टिल अभी का अभी है। क्या कुछ रोशनी डालेंगी कश्मीर के हवाले से, क्या देख रही हैं आप? कश्मीर को देखें, अब अफ़गानिस्तान के बारे में तो मैं भी ऑलरेडी बात कह चुकी हुई हूँ कि अफ़गानिस्तान भी सरेंडर करेगा। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी न किसी मुल्क की कॉलोनी ना बन जाए आने वाले वक्त में, जो है, क्योंकि वो तो उनके तो हालात इस स्टेज पे चले जाएंगे। मौज़म साहब ने कहा वो जो इंडिया है उसमें अलहदगी की तहरीकें चलेंगी और कामयाब भी होंगी। इंडिया का फॉल इस तरह आएगा। अमेरिका का फॉल भी हमने बहुत, मतलब मैंने तो 2022 में प्रेडिक्शन करनी शुरू की थी कि अमेरिका, और मैंने तो कई लोगों की इन्वेस्टमेंट्स सिमटवाई दुबई से और अमेरिका से, जो कि क्लाइंट मशवरा लेने आते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे खान साहब ने कहा कि सिस्टम की जो तब्दीली है, मैं जब इस साल हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि मुझे ये तो नहीं समझ में आती कि वो नया सेटअप क्या होगा। मुझे सेटअप की तब्दीली, सिस्टम की तब्दीली नज़र आती है। मुझे कोई नया निज़ाम की तब्दीली का इशारा सितारों से मिलता था, लेकिन एक सिस्टम की तब्दीली जब हम साल को पढ़ते थे तो मैं ये कहती थी कि जो है साल के सेकेंड हाफ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी, सिस्टम तब्दील होगा। हाँ साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। मुझे ये समझाएं, मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, सिस्टम तब्दील करने की आप बात कर रही हैं, तो आपको एंड ऑफ दिस ईयर ये नज़र नहीं आ रहे लोग क्या? नहीं, देखें, चेहरों के रद्दोबदल तो कोई ये तो नहीं होगा ना कि कहीं से वो कहाँ से आएंगे लोग इन्हीं में से आएंगे सिस्टम के अंदर। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, मुझे ये बदलता हुआ नज़र आता है सर। तो ये मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे ऑथेंटिसिटी मत समझिए, लेकिन सितारे, क्योंकि जब सेटर्न फॉल करता है तो सियासी नक्शा भी बदलता है। ज़मीन पे तब्दीलियाँ तो लाते हैं, सियासी नक्शे भी बदलता है, पुराने सिस्टम ख़त्म करके नए बाब खोलता है। तो ये होना है इस मुल्क के साथ, सिस्टम तब्दील होगा। मैं चेहरे नहीं कहती कि कोई नए चेहरे आके टेकअप कर लेंगे। इनमें से आप शायद बहुत सारे चेहरे देखें, कुछ लोगों के जिनके सियासी सितारे स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें मौलाना फजलुर रहमान है, शहबाज शरीफ हैं, उनमें इमरान खान साहब हैं। खैर इमरान खान साहब तो अभी मैं नहीं कहती कि फ़ौरन ही पावर में कम बैक करेंगे, लेकिन तब्दीली होनी है इस मुल्क में, सिस्टम की तब्दीली। वो उस तब्दीली में ये जो आपने नाम अभी लिया, कैदी नंबर 804 किबला मोहतरम इमरान खान साहब का, ये भी कोई नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं सर, मैं अभी ये पावर में कम बैक फॉरेन खान साहब का मुझे तो नहीं समझ और नज़र आता। अभी तो खान साहब, अल्लाह करे कि मैं कहती हूँ कि मैं तो उनके लीडरान को कहती थी कि मई एंड तक सितारे फैसिलिटेट कर रहे थे, अप्रैल एंड तक। मैंने कहा था इसके बाद सितारा जो है थोड़ा उनको मज़ीद आइसोलेशन या गुमनामी की तरफ ना लेके जाना शुरू हो जाए इस साल के एंड से। लेकिन अब मैं ये नहीं कहती पावर में कम बैक नहीं करेंगे अभी फ़ौरन, वो टाइम लगेगा उन्हें। सेम सवाल खान साहब, मौज़म भाई। अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि जब पहली दफ़ा इमरान खान साहब लाहौर से जलसा लेकर इस्लामाबाद गए थे जिसमें गुजरांवाला में फायरिंग हुई थी, मैं उसके साथ उनके साथ कंटेनर पर गया था। वाह वाह, क्लियर। तो हमें तब लगता था कि यार पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नया पाकिस्तान होगा। बहरहाल इसको छोड़कर मैंने आज से 2021 में मेरा इंटरव्यू छपा है एक, उसमें टीवी पर, उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान साहब नहीं होंगे, पीटीआई होगी। और आज भी मैं इसी चीज़ पर हूँ कि पीटीआई होगी, इमरान खान साहब नहीं होगी। जब इमरान खान साहब का भारत को बनाते हैं वो है लिब्रा, सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, वीनस इन स्कॉर्पियो, जुपिटर इन उसमें स्कॉर्पियो, जिसका मार्स इन 8वें घर में विद्यमान। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हम ये कभी भी सोचें कि कभी इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे, आई डोंट थिंक कि वो कभी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा अब होंगे। और मैंने ये चार साल पहले कही थी, ऑन रिकॉर्ड है
कि कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है। अगर आप देखें तब से लेकर अब तक एक कन्फाइनमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। खान साहब आप जिस तरह फरमा रहे हैं, खान साहब की बात तो हमें समझ आ गई, बाकी सियासतदान हैं उनको आप चेंज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मोहरे चेंज हो रहे हैं, हाँ। शक्लें चेंज हो रही हैं, मैम ने भी ये फरमाया, और सियासी हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को चेंज करके सदारती निज़ाम की तरफ मेरा मुल्क जा रहा है। क्या ये आप मुझसे एग्री हैं? इस बात को थोड़ा सा हम डिफरेंट करें, इस बात को सोचें कि मैंने और सामने खान ने बहुत सारे प्रोग्राम किए। हमने 3 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान का अगर हम चार्ट पढ़ते हैं तो पाकिस्तान में जो जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और आज तक भी अगर आप देखें कोई भी डेमोक्रेट या जिसे हम कहते हैं कोई सियासतदान आज तक कभी अच्छे तरीके से गया है? जवाब है नहीं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। सामिया खान जी, मोहब्बत के हवाले से आपकी ज़िंदगी का तजर्बा कैसा है? ये मेरे से तो सवाल बनता ही नहीं है। आप हमेशा ऐसा कोई अनोखा सवाल मेरे पे दाग देते हैं। मेरा इससे कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, इसलिए ये सवाल खान साहब से पूछे, शायद वो ब्लेस्ड हो इसमें। मौज़म भाई, कभी मोहब्बत हुई है आपको? कभी मैं 6वीं में था, 6th में, माशाल्लाह। तो तब से मुझे मोहब्बत हुई। और जो आज मेरी बेगम है, वो ये 31 मई को हमारे 40 साल शादी के हो जाएंगे। 40 वाह years, वाह, माशाल्लाह। 40 years। और हमें इकट्ठे रहते हुए तकरीबन 50 years हो गए। और कभी तक मतलब ये कोई वो नहीं है जिसे हम कहते हैं कि कोई बड़ाई है, मगर विद इन 50 years ना कभी कोई लड़ाई हुई, ना इख्तलाफ, ना कभी मारा मारी, ना कभी बर्तन टूटे। आपको मेरे चेहरे से लगता है कोई निशान पड़ा हुआ है? नहीं ना, निशान पड़ा हुआ, इसका मतलब है कि मैं ठीक हूं। तो मौज़म भाई, कभी आपको हाथ दिखाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए शहबाज साहब और मरियम नवाज साहब इकट्ठे आ गए, तो पहले किसको देखेंगे? जो पहले आ जाएगा। अगर यही बात मैं सामिया खान आपसे पूछूं कि आसफ जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा अगर इकट्ठे आ गए तो क्या करेगी? ये तो लड़वाने वाले सर, आज तो आपने ये फुप्पो करना शुरू कर। ऐसे तो ना करे ना और साबिया जी, वो कहते हैं ना बॉक्सिंग ग्लव्स ऑन, ये वो वाला आज पंचिंग मोड में है। वही ना, मतलब देखिए जो है जरदारी साहब भी, सच्ची बात है कि एक मतलब सीनियर सियासतदान है। दूसरा क्या नाम लिया? मरियम नवाज साहिबा। लेडीज फर्स्ट सर। लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेडीज फर्स्ट सर। मैं बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, इसलिए लेडीज ठीक है जी, उनका हक है लेडीज फर्स्ट। मरियम नवाज साहिबा को वो सबसे पहले हाथ देखना पसंद करेंगी, मिलना पसंद करेंगी, ये बात ठीक है। ये हमने अक्सर देखा यूट्यूब पे, मैम आपके खिलाफ बहुत किस्म की बातें लिखी गई, बहुत दुख भी होता है कि खातून के मुतल्लिक जो दिखा जा रहा है मुनासिब नहीं है। कभी गुस्सा नहीं चढ़ा? सर मुझे ना बड़े प्यारे लोग भी इस इंडस्ट्री ने दिए, नुमान एजाज मेरे भाइयों की तरह हैं, तो मुझे उन्होंने बड़ा गुर समझाया। जब वो कभी किसी सिचुएशन में फंसते थे, कहते थे तू एक चुप रखनी है, ठीक है ना। तो मुझे वो गुर ने मुझे बहुत हेल्प आउट भी किया है। मैं अव्वल तो सोशल मीडिया देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता लोगों से आता है कि जी खैर जिन्होंने मेरी मिमिक्री की वो तो बहुत प्यारी की, मुझे अच्छा लगा उनका स्टाइल। नाम नहीं आता मुझे, लेकिन उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ के लिए। लेकिन अब नहीं फ़र्क लगता, बड़ा दिल कुड़ता था। इसी चीज़ पे तो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, एक खातून होके आप यहाँ तक पहुँची कैसे हैं। उनका एजेंडा ही ये था, टर्की, जापान और अमेरिका की कोलैबोरेशन थी उस डॉक्यूमेंट्री बनाने पे। तो मैंने कहा जी मैंने बहुत कुछ भुगता है, मैं बस अल्लाह का नाम लेके ज़िंदगी में चलती चली आई हूँ। मैं नाक की सीध में चली हूँ, ना मैंने दाएं देखा ना मैंने बाएं देखा, मैं सिर्फ अपने हिस्से का काम करती रही हूँ। इज्जत देने वाला भी अल्लाह, जिल्लत भी उसके हाथ में है। सामिया खान साहिबा, जब गज़वा हिंद हुआ, यकीन जाने मैं आपको पूरी तरह मॉनिटर करता रहा, और जो गज़वा हिंद के हवाले से आपकी जो पेशन गोइयाँ थी, बिल्कुल 99.9% तक मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वो मुझे सच्ची नज़र आई। इसलिए मैं आपका बहुत दिल से एहतराम करता हूँ। जानना ये चाहता हूँ आपसे, आपको दोबारा ये संदूक 2 नज़र आ रहा है? भारत फिर अटैक करेगा? कहाँ खड़ा है भारत इस वक्त? देखिए अल्लाह के हुक्म से अगर मुझे अपना मुल्क सेफ नज़र आ रहा है, भारत ये गलती हमारे साथ इंशाल्लाह नहीं करेगा। खान साहब ये बताइएगा कि आपने इतनी उम्र बिता ली है, अब आप क्या देख रहे हैं मेरे पाकिस्तान को? आपने जो मुझे होप दे दी है, आपने मुझे बताया है कि बाहर से लोग आएंगे, मेरा मुल्क तरक्की करता जा रहा है, कोई नेगेटिव बात मेरे मुल्क के बारे में बताना पसंद करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि आपका मुल्क नहीं है, ये मेरा भी मुल्क है। ठीक हो गया। और
कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो आपका इख्तियार जिन पर नहीं होता। तो आई थिंक बार बार हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है सिंस गॉट बर्थ, अब से देखें 1947 से लेकर अब तक कहीं ना कहीं से हर दफ़ा ये खबर है कि लूटा गया, फलां खा गया, ये खा गया, वो फिर भी चल रहा है, अल्लाह चल रहा है ना। और चलते चलते वो एक ऐसी पॉइंट पर पहुंच गया जहाँ पर एक सडन टेक ऑफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई बंदा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। और हमने कहा था कि जब 2025 स्टार्ट होगा, 26 स्टार्ट होगा, पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री होगा। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का कर्ज उतर जाएगा, लेकिन जुलाई तक कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा कि हम उस डेट से काफ़ी फ्री होंगे। दैट इज़ द बिगनिंग। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया ने जब इंडिया ने अटैक किया था, तो तब भी मैंने कहा था, और मेरी वो रीडिंग्स मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई हैं, कि इंडिया अपनी आधी एयरफोर्स तबाह करवा लेगा। दुरुस्त बात है, क्लियर, दुरुस्त। तो उन्होंने तबाह करवाई। जिस दिन ट्रंप ने ये कहा था कि मैं कल ईरान पर अटैक करूंगा और इसे मैं पत्थरों के दौर में भेज दूंगा, मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी कि कल का दिन जो है वो कैसा होगा ईरान के लिए, क्या ईरान पत्थरों के दौर में चला जाएगा। मैंने कहा कोई ऐसा चांस कल नहीं है। आज भी वहीं खड़े हैं आप? बिल्कुल वहीं पर खड़ा हूँ। मगर ये जो, क्योंकि इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन जून में कुछ ऐसी होगी, जून स्टार्ट हो रहा है, सन जेमिनाई में होगा, राहु की उसको केतु साथ कंजक्शन होगी, एस्पेक्ट बनेंगे। इसमें ये जो गल्फ वाला सिनेरियो थोड़ा सा एक दफ़ा फिर एग्रेवेट होगा, फिर उसके बाद नहीं होगा। सामिया जी, हमेशा पूछता हूँ आपसे बिलावल भुट्टो की शादी कब हो रही है। अब तो थक गया हूँ पूछ के, आज फिर पूछूंगा बिलावल भुट्टो की शादी कब हो। देखिए, मैंने तो आपसे तब भी कहा था कि सर उस पर मैं गलत साबित हुई हूँ। 2024 के फर्स्ट हाफ तक मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये खड़ाक हो जाएगा, दूल्हा घोड़ी चढ़ जाएगा और वो जो है उनको रंग लगा दे। लेकिन उनका मैरिज हाउस भी खान साहब की तरह है, तो उनको भी जो है अक्लमंदी की उन्होंने कि जो है वो उस वक्त वो फैसला ले लेते तो ले लेते। अब सर मेरे पास भी देने को तारीख नहीं है उनके लिए। मैं मतलब सरेंडर करती हूँ, मेरे पास देने को तारीख नहीं है, मुझे नज़र नहीं कुछ भी उसके बाद अभी आता उनके लिए। ये KPK के हमारे वज़ीर आला हैं, वो रोज़ाना जाते हैं जेल में मुलाकात करने। जी जी, ये क्या बातें हो रही हैं, ये क्या इनका मुस्तकबिल है, कैसे देख रही है मेरे KPK को आप? नहीं, मतलब सुहेल अफरीदी साहब तो भी थोड़ा क्राइसिस बढ़ जाएगा, उनकी ज़ात के इर्द गिर्द जो है वो थोड़े से मुश्किल में भी आने वाले हैं। ख़ुद भी मैं तो कहूँगी इतने मतलब नहीं इतने ओवर स्मार्ट हुए कि अपने आप को भी मुश्किल में डाल लें, लेकिन वो शायद जाले का रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त में जो है। लेकिन बाकी अल्लाह ना करे वो जो सपना था लोगों का कि पाकिस्तान के हिस्से हो जाएंगे, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, उस टाइम से पाकिस्तान निकल आया है। खाने आज़म, ये गुर्बत कब कम होगी, पेट्रोल कब सस्ता होगा, लोगों की जेब में पैसे कब होंगे? मुल्क तो रो रहा है, आप मुझे आसमान पर लेके जा रहे हैं और लोग जो है पीट रहे हैं कि जनाब इस हुकूमत से हम तंग आ गए हैं, हमारी जान छुड़ाएं। आप कह रहे हैं तरक्की आ रही है। नहीं, हुकूमत और मुल्क की तरक्की दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम आपको कहा कि जो इस वक्त कंट्री है इसमें चेंजेस आने का दौर अगस्त में शुरू हो जाएगा, ये जो भी आ रहा है। पाकिस्तान को अब ये कहें कि फ़िनांशियली कब स्टेबल होना शुरू होगा, तो वो मैंने कहा सितंबर 2027 जब लोग आना शुरू होंगे पाकिस्तान में, और तब पाकिस्तान वो पहला साल एंजॉय करेगा जिसमें लगेगा कि यार अब हमें वो फ़िक्रें नहीं हैं जो होंगी। ये जो अगस्त 2026 से सितंबर 2027 तक का साल है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, उथल पुथल होगी, आप देखिएगा। तो इंतज़ार कर ले, जहाँ इतनी गुजर गई एक साल और क्या फ़र्क पड़ रहा है। सामिया खान साहब, आप पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? मतलब बड़ी हमारी, मैं कहती हूँ, प्यारी कौम है, बड़े सब्र के साथ चलिए। जो हालात मुसल्लत हुए, इम्पोज़ किए गए, जिस तरह महंगाई के बमी आए हैं, मैं ख़ुद अवाम हूँ, मुझे पता है कि किस तरह हम अज़ाब से गुजरे हैं, विक्टिम हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र और रह गया। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में इन्वेस्टर भी आएगा, इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, जिसके नतीजे में रोज़गार हमारी आवाम को मिलना शुरू होगा। वो जो आवाम तक के कभी कहा कि दुबई के वीज़े ले रही होती थी, कभी यूरोप के उसमें चक्कर काट रही होती थी, अब वो वक्त शुरू अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा जब इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स दोनों आएंगे अल्लाह के फजल से। तो ये वो दिन जल्दी ही फिरने वाले हैं। अल्लाह इस बात को तो पर लगाते हैं इस पेशगोई को, क्योंकि मैंने अल्लाह से ये भी मोहलत मांगी थी कि अल्लाह पाक वो दिन जब आए, मंजर जब ऐसा पाकिस्तान का नक्शा बदले, मुझे इतनी ज़िंदगी ज़रूर दीजिएगा कि मैं वो देखूं। हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खान साहब, आखिरी सवाल आपसे, आपने इस प्रोग्राम में जो मेरे नाजरीन हैं उन्होंने सब कुछ जो देखा है, हमारी गुफ्तगू सुनी है, क्या लेके जाएं वो आपकी तरफ से? कोई एक ख़ास बात?
उसमें ये है कि कहते हैं ना कि वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गोहरे फ़र्दा। तो हम वो कौम है जहाँ इतना टाइम गुजर गया, थोड़ा सा और टाइम गुजार ले, हम हर हाल में गोहरे फ़र्दा निकाल लें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाजरीन, दोनों काबिल एहतराम मेहमान मेरे साथ थे और आप यकीन जाने मैंने इनको बाज़ाब्ता मॉनिटर किया है, मैंने इन पर रिसर्च की है और इन दोनों मेहमानों की जो 99.9% बातें हैं वो YouTube पे पड़ी हुई हैं। आप मेरे पे ट्रस्ट ना करें, आप जाकर ख़ुद देख लें कि 99.9% बातें इनकी सच, वाकई सच साबित हो रही है। तो ये दोनों अफराद कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र और कर लें, ज़्यादा नहीं, इतना सा मुन्ना सा सब्र कहते हैं और कर ले। इसी ईयर में डेट दे रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं और वक्त बता रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करने वाला है और इंशाअल्लाह ताला इन दोनों की बात ठीक होगी और मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल बरोज़ सैटरडे हम फिर मिलेंगे फेस टू फेस। पाकिस्तान जिंदाबाद।